हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संविधान, उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और साथ में हमने उस चैप्टर के नए क्वेश्चंस भी बनाए हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट में एसएसटी की तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। हमने हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग पॉलिटी भी लगभग समाप्त ही कर रहे हैं। सारे टॉपिक मतलब जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक एक टॉपिक पे हमने डिस्कशंस किए हैं, एक एक टॉपिक के हमने PYQ सॉल्व कराए हैं। आज हम लोग क्लास 8 की पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं। सबसे पहले एज ऑलवेज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए, और हाँ एक बात और याद रखिए कि जो संविधान चैप्टर है इसको हमने बहुत अच्छे से, इसकी जो थियरी है वो भी ऑलरेडी कंप्लीट कराई है 2 वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा करके देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी। तो आप जा करके पहले थियरी पढ़ लीजिए। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है ये, और इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो PYQs अभी पूछे गए हैं, अगर आपने इसके कंसेप्ट को नहीं समझा है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ना कभी भी हाथ नहीं आएंगे। मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली आपसे क्या जानना चाह रहा है। तो अगर आप संविधान में ये रट्टा मार के बैठे हुए हैं कि कितने आर्टिकल्स हैं, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है और किसके द्वारा लिखा गया, तो फिर ये इन सब चीज़ों से आपका सीटेट नहीं क्लियर होगा। जो सीटेट में वही लोग क्लियर कर पाएंगे जो लोग कंसेप्ट अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो 2023 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चंस लगातार, मतलब 2023 में एक ही सेट में 4 क्वेश्चंस इस एक चैप्टर से पूछे गए हैं, उसको देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ना इसी चैप्टर से पैडागोजी से संबंधित है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को, या जो विद्यार्थी हैं आपके क्लास में, उनकी भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इसके लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, इसके लिए सबसे पहले तो यही जानना चाहिए ना कि आखिर ये संघवाद क्या है। जो फेडरलिज्म शब्द है ये इसका मायने क्या होता है। तो इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो जो कंसेप्ट वाली है उसको ज़रूर देखें, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। और चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है कि राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण रखिए। दूसरा कह रहे हैं कि शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं। तीसरा विकल्प है आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र के द्वारा लिए जाते। और चौथा कह रहे हैं संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है ना वो आपको ये पूछ रहे हैं कि संघवाद की समझ और संघवाद की सराहना की जांच करने के लिए आप किस तरह से प्रश्न का मूल्यांकन करेंगे। तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है ना वो तीसरा वाला हो जाएगा। आप बच्चों से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि बताओ भैया आपके विचार में क्या होता यदि हमारी सरकार या हमारे राज्य और स्थानीय शासन जो व्यवस्था है वो नहीं होती और सारे के सारे फैसले केंद्र के द्वारा लिए जाते। तो आप देखेंगे जो फेडरलिज्म है, संघवाद जो है, उसमें शक्तियों के पृथक्करण की बात की जाती है। ठीक है, जो शक्तियां हैं उनको डिवाइड किया जाता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय स्वशासन के मध्य में। तो इस वजह से आप इस तरह के क्वेश्चंस करके अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चों का। ठीक है, बच्चे फिर अपना उत्तर देंगे, अपने तर्क रखेंगे कि हाँ इस तरह के जो है नुकसान हो सकते हैं, इस तरह के फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस चैप्टर को आप जा कर के हमारी ही वीडियो से खूब अच्छे से समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चंस आपको ना एकदम हलवा टाइप के लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और ये भी 2023 का ही है। देखिए कितना लंबे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं कि मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। और ये प्रश्न कौन सा है, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। लोकतांत्रिक देश क्या है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था क्या है, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो
प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से आपको चेक करना है कि कौन सा विद्यार्थी है जिसने एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की क्या ज़रूरत है, क्यों एक लोकतंत्रात्मक देश में संविधान होना चाहिए, ये पॉइंट उस बच्चे के माइंड में फिट नहीं बैठा है। चलिए देखते हैं। पहला विकल्प है विद्यार्थी जो सी है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करने पाए। तो ये वाला बात तो एकदम सही हो जाएगा। उस दिन हमने देखा था ना जो सुरेश वाली कहानी थी, सुरेश कक्षा का मॉनिटर था और वो दूसरे जो बच्चा है उसको परेशान करता है। तो ये क्या है, ये यही बताता है कि अगर एक संविधान होता है तो कोई भी प्रबल समूह किसी भी जो निर्बल समूह है उसको प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, कह रहे हैं विद्यार्थी जो बी है वो क्या है, कह रहे हैं कि संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। तो क्या केवल और केवल संविधान के द्वारा एक नियमावली दी जाती है और कोई बात नहीं है? तो ये वाला पॉइंट ना यद्यपि सत्य है लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि हमसे गलत ही पूछा जा रहा है कि कौन सा विद्यार्थी है जिसने एक लोकतंत्रात्मक देश में संविधान की क्या आवश्यकता है इस पॉइंट को नहीं समझा है। तो यही वाला विद्यार्थी हो जाएगा, इसी को अभी और समझने की ज़रूरत है। तीसरा विद्यार्थी जो डी है वो क्या कह रहा है कि संविधान में वे नियम समाविष्ट होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित न होने पाए जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। ठीक है। अर्थात जो लोग समाज में बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही है, अल्पसंख्यक जो संख्या में कम लोग हैं उनको भी सेम तरह की चीज़ें मिले। कहीं ऐसा ना हो कि जो मतलब कि बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यक वर्गों के जो अधिकार हैं उनका हनन करें या उनके साथ बराबरी की जो चीज़ें हैं वो साझा ना होने पाएँ। तो इसका मतलब है कि ये जो बच्चा है ना इसको समझ आ रहा है कि एक लोकतंत्रात्मक देश में संविधान होना चाहिए, इसी संविधान के हिसाब से ही लोगों में चीज़ें बराबर बराबर जो है वो दी जा सकती हैं। कोई एक दूसरे की मतलब कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो चीज़ें हैं उनको छीनने का प्रयास ना करने पाए। ठीक है। अगला जो विद्यार्थी है विद्यार्थी ए वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो बात सही है, कोई भी सत्ता में जा करके बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब मेरा वचन ही है शासन टाइप का ना समझने लगे। इसके लिए एक संविधान होता है, वो संविधान ही उस व्यक्ति को या सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन्हें अपनी शक्तियों के दुरुपयोग करने से रोकता है। ठीक है। तो ये बच्चा भी समझ गया है, लेकिन ये जो विद्यार्थी बी है ना इसको अभी समझने की ज़रूरत है। ये तो बस इतने में ही संतुष्ट है भैया कि संविधान बस एक नियमावली है जिससे सरकार चल रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा और डिटेल में आपको जानना चाहिए था। ठीक है। तो इसका जो बी वाला है यही वाला नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट्स सही हैं। तो ये पैडागॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो इसी चैप्टर से बने हुए हैं, तो इसी वजह से आपसे कह रहे हैं कि पहले कंसेप्ट पढ़िए। अगर आपको कंसेप्टवा समझ आया रहेगा ना तो क्वेश्चनवा कैसा भी पूछ ले आप उसको मतलब एकदम फोड़ के आएंगे। तो इस वजह से कंसेप्ट ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, कंसेप्ट वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नागरिकों के अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत, परिधि मतलब होता है सीमा या क्षेत्र। ठीक है। तो उस परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल और वायु के अधिकार की व्याख्या की है। तो ये एक तरीके से ना करंट अफेयर में भी आ जाता है। आप देखें कि जो पर्यावरण मतलब कि स्वस्थ पर्यावरण मिले या मतलब स्वस्थ वायु मिले, इसके लिए ना अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया था कि नागरिकों का ये मूल अधिकार है। कल हमने मूल अधिकार क्या है वो सारी चीज़ें देखी थी। एक संक्षेप में हमने मूल अधिकारों में कौन कौन से आर्टिकल हैं, उनमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सब भी देखा था। लेकिन एकदम डिटेल में कल वाली वीडियो में नहीं दिखाया गया था क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में दिया भी नहीं गया है। और अगर आप बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं कि क्या है मौलिक अधिकार अच्छे से, बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में, तो उसके लिए आप हमारी लूसेंट की जो पॉलिटी हमने कवर कराई है उसमें जा करके देख सकते हैं। हालांकि इसका उत्तर जो है ना वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 21 यानी कि ऑप्शन 2। ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा अनुच्छेद 21 है ये हमें ना जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या? तो जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है या जीवन जीने के जो अधिकार हैं वो आपको
अनुच्छेद 21 में मिल जाता है। और उसी अनुच्छेद 21 की परिधि के अंतर्गत आप देखेंगे कि अनुच्छेद 21 में ना बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, ठीक। और उसी बहुत सारे अधिकारों में ये अधिकार भी शामिल है, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जो वातावरण है वो मिले, स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ वायु मिले, ठीक है। और इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ना आपको विदेश में आने जाने की जो स्वतंत्रता है वो भी मिल जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसको ध्यान से देख के रखें। और जीवन जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार ये आपको अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगर मूल अधिकार आगे जो है देखेंगे हम लोग, अब तो एनसीईआरटी क्लास 8 की स्टार्ट ही किए हैं। अगर मूल अधिकार को बहुत डिटेल में कहीं बताया गया होगा तो ठीक है, नहीं भी बताया गया होगा ना तब भी हम लोग इसको डिस्कस एक दिन जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमने देखा है इससे क्वेश्चंस थोड़ा आर्टिकल्स से भी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब धर्मनिरपेक्षता वाली बात आ गई है। देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये कल वाली वीडियो में हमने देखा हुआ है। दरअसल भारतीय जो संविधान है ना उसके कौन कौन से लक्षण हैं वो सारे पॉइंट्स कल की वीडियो में हमने देखा है। और उसी वीडियो में या कौन कौन से लक्षण हैं उसी में हमने देखा संप्रभुता को भी देखा, धर्मनिरपेक्षता को भी देखा, मौलिक अधिकार को भी देखा, संघवाद को भी देखा, ठीक है। तो ये कुछ कोर पॉइंट्स हैं जो हमें संविधान को, किसी भी देश के संविधान को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम इन शब्दावलियों को जानें। तो ये सारी शब्दावलियाँ कल की वीडियो में है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए, मैं बार बार आपसे इंसिस्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से किस तरह से भिन्न है, दोनों के बीच भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्प की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। यानी कि भारत देश की जो धर्मनिरपेक्षता है और अमेरिका जो देश है उसकी धर्मनिरपेक्षता में क्या कुछ समानताएं या विसमानताएं हैं वो आपको इन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के बताने हैं, ठीक है। यानी कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसी के माध्यम से आपको बताना है। चलिए देख लेंगे क्या विकल्प है। जो हमारा पहला विकल्प है वो आपसे कह रहे हैं कि अमेरिका में राज्य और धर्म में कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। ये वाला पॉइंट एकदम सही है। अमेरिका में ऐसी ही व्यवस्था है, ना तो जो राज्य है ना तो धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा और ना जो धर्म है वो राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा। लेकिन भारत देश के संदर्भ में आप देखेंगे कि थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो भिन्न मिलेंगी। दूसरा कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। तो सही बात है, हमने देखा था ना अनुच्छेद 29-30 में जो है जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो उन लोगों के लिए सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, ये बात तो सही है। फिर कह रहे हैं अमेरिकी और भारत दोनों ही राज्य के मामले और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। तो ऐसा नहीं है अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य नहीं, अमेरिका जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही पृथक्करण अपना के रखा है, जबकि भारत देश में आप देखेंगे कि भले ही भारत देश ने अपना कोई राजकीय धर्म नहीं घोषित किया है लेकिन वो सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देने का प्रयास करते हैं। आप देखिए अनुच्छेद 25-26 ये सब चीज़ें जो है 27-28 ये सब क्या है, अनुच्छेद 25 से 28 तक किसी न किसी चीज़ से धर्म को सुरक्षा दी गई है हमारे भारत देश के संविधान में। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वो लोग एकदम पृथक्करण किए हुए हैं भैया। जो मतलब धर्म के मामले हैं वो धर्म वाला अपना देखे, राज्य के मामले में धर्म मतलब जो धर्म है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा और जो मतलब कि जो राज्य है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दोनों अपना पृथक्करण बनाए हुए हैं अमेरिका में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो राज्य ने अपना खुद का धर्म घोषित नहीं कर रखा है, उसने ये नहीं कहा है कि हम हिंदू राज्य हैं या हम मुस्लिम राष्ट्र हैं या और कोई राष्ट्र है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ सभी को एक समान रूप से संरक्षण दिया जाता है। आप देखेंगे हमारे देश में अगर होली पे छुट्टी होती है तो ईद पे भी छुट्टी होती है, जो ईसाई लोग हैं अपना जो मनाते हैं मैरी क्रिसमस उस पर भी छुट्टी होती है। तो ये क्या है, ये एक तरह का मतलब कि समान मानने का तरीका है कि हम सभी धर्म को समान रूप से संरक्षण दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा भिन्नता है हमारे देश के संविधान में या हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता में और अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता में। अगला क्या कह रहे हैं कि अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो नहीं, अमेरिका में ये नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ बल्कि हो सकता है और अमेरिका में इस तरह के प्रोविजंस नहीं है। तो आप देखिए इसके केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। आपसे क्या कह रहे थे, धर्म भिन्न है, ठीक है,
सही विकल्प की पहचान करना था, केवल ए और बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है ना वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो आगे हम लोग अभी अब देखेंगे क्लास 8 की जो हिस्ट्री है ना, सॉरी हिस्ट्री नहीं पॉलिटी, उसमें कई सारे देशों का संविधान जो है ना उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जो ओवरव्यू है वो मिलेंगे देखने को। जैसे क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर था ना उसमें नेपाल के बारे में थोड़े पॉइंट्स बताए गए थे, ठीक। ऐसे ही आगे आपको और भी जो कंट्रीज़ हैं, जो प्रमुख कंट्रीज़ हैं, उनकी थोड़ी बहुत तुलना देखने को मिलेगी। तो हम लोग लगातार जब कंसेप्ट पूरा पढ़ते जाएंगे ना तो सब कुछ एक के बाद एक आता जाएगा, सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। अब धर्मनिरपेक्षता वाला टॉपिक कल ही पढ़ा था, इस वजह से मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हमने देखे ये तो 2023 में पूछे गए थे, ठीक है। इतना लेंदी क्वेश्चंस और कितना कंसेप्चुअल है। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ये 2024 में पूछे गए हैं, ठीक है। सीटेट एसएसटी 2024 के क्वेश्चंस हैं जो अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ठीक है। पहला विकल्प क्या है या पहला कथन क्या है? हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं या ज़्यादा ताकतवर हैं। ये ठीक हो जाएगा। ये वाला ये जो वर्ड है ना मुझे थोड़ा अजीब लगता है यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा गया है तो हम लोग इसको चेंज नहीं करते, ठीक। दूसरा कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। आपको बताना है सही विकल्प। पहला विकल्प है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण या व्याख्या है। दूसरा कह रहे हैं कि ए गलत है परंतु आर सही है। तीसरा कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है ए का सही कारण नहीं है, ठीक है। और चौथा कह रहे हैं कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखो भैया आर और ए दोनों ही सही हैं, ठीक है। आर जो है ए का सही कारण भी है, ठीक। तो आप देखिए हमारा संविधान कानून की नज़र में भले ही सबको समान मानता है, हमें अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य ये चीज़ें दी गई हैं कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान होगा। ये जो समानता का अधिकार है ये आपको देखने को मिल जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य, जिसमें अनुच्छेद 14 में तो समानता के ही अधिकार की बात की गई है कि कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति समान माना जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब आप असल ज़िंदगी में देखेंगे, जब आप ग्राउंड लेवल पे आके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ लोग जो है दूसरों की तुलना में ज़्यादा ही पावरफुल टाइप के मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि समानता नहीं, आपको असमानता स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी समाज में। और इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण यही है कि जो भी हमारे भारत देश के संविधान में आदर्श तय किए गए थे हम आज तक उसे अचीव नहीं कर पाए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया है। तो देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून के शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है, ठीक है। आपको बताना है कि भारत की जो न्यायपालिका है उसके द्वारा ये जो काम किए जा रहे हैं यानी कि निडर होकर के बिना किसी पक्षपात के कानून के शासन की रक्षा कर रही है, इसके पीछे का क्या कारण है। ऑप्शंस क्या हैं? भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो कहीं आपने ऐसा पढ़ा है कि भारत में न्यायपालिका ही सर्वोच्च है? मैंने तो नहीं पढ़ा है। दूसरा कह रहे हैं भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा कह रहे हैं न्यायिक सक्रियवाद, तो ये न्यायिक सक्रियवाद नहीं होगा। फिर कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतंत्रात्मक मूल्य। तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है बी होगा। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश के संविधान के द्वारा भारत के न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है, ठीक है। उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष जो न्यायपालिका है इसका प्रावधान जो है ये हमारे भारत देश के संविधान में किया गया है। तो इसी वजह से ये बिना किसी डर के, बिना किसी भय के कानून के शासन की रक्षा करती हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 वाला, ठीक है। तो न्यायपालिका वाले टॉपिक में ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये इतने सारे जो क्वेश्चंस थे, लगभग 5-6 क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। केवल 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा संविधान नामक टॉपिक है उसके नए क्वेश्चंस जो हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं। तो थोड़ा चूँकि हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ ही चुके हैं तो
बस इजी क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं और प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करा ही दिया है। तो क्वेश्चंस उसी तरह से मैंने भी बनाए हुए हैं जिस तरह से सीटेट में पूछा जाता है, बच्चों वाला क्वेश्चन भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। और अगर अभी तक आप वीडियो पे बने हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए और बेहतर होगा कि आप अभी से समझ जाइए और एक सही जगह पे तैयारी अपनी स्टार्ट कीजिए। एसएसटी में जो इतना कम परसेंटेज आता है पास होने वालों का, वो सुधरेगा तभी जब आप लोग सही जगह से सही तरह से सही दिशा में तैयारी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। कह रहे हैं कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। विकल्प क्या है ना, सरकार की शक्तियों को सीमित करना, तो अगर आपने कल की वीडियो देखा है तो आपको समझ आ ही रहा होगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा करें देश के मूलभूत स्वरूप की परिभाषा या परिभाषित करना। चौथा है उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है कि डी वाला हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी। ऑप्शंस क्या है, 1934, दूसरा 1942, तीसरा 1946, चौथा है 1949। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा 1934। ठीक है, तो आप देखिए भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है और एक संविधान सभा के जो मांग है उसकी सर्वप्रथम जो डिमांड है वो कब की गई थी, वो 1934 में की गई थी। ठीक है, तो आप इसको देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ठीक है, तो किसी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश है उसमें संविधान का कार्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे हैं शक्तिशाली समूहों को कमजोर समूहों पर हावी होने से रोकना, तो ये बात सही है। ठीक है, इसके लिए आप वो जो सुरेश का मतलब क्लास का मॉनिटर था ना, वो वाला ये जो पटकथा दी रहती है उसको देख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा करें सरकार को सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन करना, तो बात सही है। तीसरा करें यह सुनिश्चित करना कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है ना उनकी रक्षा की जाए, तो ये बात भी सही हो जाएगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सही है। जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था उससे ये क्वेश्चन आपको मिलता जुलता लग रहा होगा, तो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम पॉइंट से उन्होंने भी उठाया था और मैंने भी उठाया है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो समानता मिलेगी। एक उस बार जो है उन्होंने पेडागोजी वाला क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है इस बार वो यही पूछ लें आपसे कि डायरेक्ट बताओ इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो है क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन कौन से कथन हैं। पहला कथन है संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी देश के नागरिकों के अधिकार कर्तव्य को परिभाषित करता है। तो संविधान वाला जो पार्ट है उसमें हमने आपको बताया था ना कि हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे जिसमें आपको बताया था कि एक तो हमारा संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो राज्य की नीति दे सकता, तो ये सब क्या है, ये सब ना हमारा जो संविधान है उसी में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये क्या है, संविधान जो है वो एक कानून का दस्तावेज है जो किसी देश के नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, ये सारी चीज़ों को परिभाषित करता है। तो पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहे हैं, यह सरकार के विभिन्न अंगों, तो इसी से आपको ये भी पता चलेगा कि सरकार के अंग कौन से हैं, जिसमें कह रहे हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों और कार्यों को भी निर्धारित करता है। तो जाहिर सी बात है कार्यपालिका की क्या शक्तियां होंगी, उनके क्या कार्य होंगे, विधायिका की क्या शक्तियां और कार्य होंगे और न्यायपालिका की क्या शक्तियां और कार्य हैं, ये हमारे संविधान के द्वारा ही बताया जाता है। तो दूसरा वाला भी ठीक हो जाएगा। तीसरा करें कि संविधान में संशोधन केवल संसद के साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तो आप देखिए केवल, पहली बात तो एक शब्द लगा हुआ है केवल, जो अपने आप में ही ज़्यादातर परिस्थितियों में गलत ही होता है, तो इस वजह से भी गलत है। और दूसरी बात कि संविधान में जो संशोधन है ना वो केवल एक प्रक्रिया नहीं है, साधारण प्रक्रिया भी है, विशेष बहुमत भी है और विशेष प्लस आधे राज्यों की जो सहमति है उसको भी लेकर के है। तो कई तरीके से संविधान में संशोधन किया जाता है, तो केवल एक जो है वो वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। अब देखिए 3 कहाँ कहाँ दिया है, वो वाला पॉइंट अपने आप में गया, तो ये निपट गया, ये सभी 4 भी निपट गया। पहला और दूसरा होना ही चाहिए, चौथा देख लीजिए क्या होगा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये
ऐसा फैक्ट है जो हर कोई जानता होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, ये पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा वाला स्टेटमेंट जो है वो भी सही है, तीसरा अकेले गलत है। तो 1, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा क्या है बता ही दिया कि संविधान सभा के द्वारा ही हमारे संविधान को बनाया गया है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? 200 यानी कि 200 मेंबर्स थे, 250 मेंबर्स थे, 300 या फिर 350। तो देखिए हमारी एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि हमारी संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य थे। एग्जैक्ट मेंबर्स 292 थे, लेकिन उसमें लगभग में 300 लिखा है, तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उसमें मतलब 300 शामिल किया। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में बता देंगे, तो आपको जैसे ऑप्शंस में दिखे उसी तरीके से आप उत्तर टिक करके आइएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, 300। अब देखिए संविधान सभा में आपको जो टोटल मेंबर्स मिल जाएंगे वो कितने थे? तो 389 थे। अब ये 389 कैसे थे बता रहे हैं इसको, वरना अभी आप सोचेंगे अभी तो मैंने 292 बताया, अभी कह रही हूँ 389 थे, तो बता रहे हैं कैसे आए। इनमें से आप देखिए कि जो 292 सदस्य थे ना वो प्रांतों से थे, जबकि 93 जो सदस्य थे ये रियासतों से थे। ठीक है, तो जो रियासत वाले हैं उनको छोड़ करके 292 सदस्य माने जाते हैं, तो लगभग 300 जो है वो यहीं से आए हैं। कह रहे हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अभी हमारे यहाँ जो चुनाव की व्यवस्था है वो कैसी है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि भैया जो हमारा संविधान बनाया गया था, जिस मतलब संविधान सभा के द्वारा, उनके मेंबर्स का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति से हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत? तो आप साफ करना बाबू ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, उस टाइम पे ये व्यवस्था नहीं थी, उस टाइम पे जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसको भी याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष में कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, और ये जो अस्थायी अध्यक्ष है ना 2024 में यूपीएससी के प्रीलिम्स ने पूछा था कि मतलब कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। हालांकि उम्मीद से पार ये क्वेश्चन है कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में इतना इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन पूछ लिया जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। इसी वजह से जो हमने संविधान की प्रस्तावना आपको बताई है, उस संविधान की प्रस्तावना में यही वाली डेट जो है वो मेंशन है, 26 नवंबर 1949 को हम अपने इस संविधान सभा में अपने संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। तो ये यहीं से ये डेट ली गई है। ठीक है, और संविधान को फिर 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा था भले ही कानून बन गए हों अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। कल वाली वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है चित्र के साथ कि किनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। ऑप्शंस क्या है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स BR अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ही झेला हुआ था दुख अवर्ण होने की वजह से, इस वजह से उनके द्वारा ही ये स्टेटमेंट दिया गया कि भैया कानून भले ही बन गए हैं फिर भी आप सतर्क रहो, कानून इतनी जल्दी। अब देखिए कि जो समाज के नियम है ना वो बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। आप कितने भी कानून बना लो, सामाजिक व्यवस्था कानूनों से नहीं चलती है, वो धीरे धीरे ही चेंज होगी। तो इसी वजह से अम्बेडकर जी के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में संघवाद का क्या अर्थ है? हमारे पास ऑप्शंस क्या है? देश में केवल एक स्तर की सरकार हो, यानी कि एकल जो सरकार है इसकी बात, तो ये मतलब बेकार हो जाएगा, फिर संघवाद की कहाँ इसमें गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। कह रहे हैं देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना, फिर कह रहे हैं देश में केवल एक केंद्र का होना, तो ये तो वैसे भी गलत है।
कह रहे हैं देश में केवल राज्य सरकार का होना, तो ये भी गलत है। इसका उत्तर जो है मतलब कि ख वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना। कम से कम 2 स्तर की सरकार होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकें। हमारे यहाँ कितने स्तर की सरकार है? तो हमारे यहाँ 3 स्तर की सरकार है। सबसे उच्च पे केंद्र सरकार बैठी है, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय स्वशासन जिसमें पंचायत का चुनाव होता है, जिसमें हमारे प्रधान जी चुने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को अधिकार देता है। कौन सा अधिकार हमें मिला हुआ है? मतलब सभी नागरिकों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार यद्यपि मिला हुआ है, वोट डालने का अधिकार हालांकि मिला हुआ है, संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है, रोजगार का अधिकार। तो अब देखिए कि अधिकार तो सभी के हैं, लेकिन मूल अधिकार कोई है कोई नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको एकदम देखना है कि हर एक व्यक्ति को समान रूप से अगर कोई अधिकार मिला है तो वो कौन सा अधिकार है? वो है भैया वोट डालने का अधिकार। ठीक है, कौन सा? वही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा अगर आप भारत देश के नागरिक हैं और आपने एक फिक्स एज क्राइटेरिया यानी कि आप 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, तो भैया आप कहीं से भी बिलोंग करते हों, कहीं से भी मतलब भारत की नागरिकता होनी चाहिए आपके पास। ये भी नहीं कि आप अमेरिका के हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, वहाँ से आएंगे वोट डालने, तो ऐसा नहीं होगा। आप भारत देश के नागरिक हैं, उसकी सीमा के बाहर रह रहे हों या उसकी सीमा के भीतर रह रहे हों, अंडमान में रह रहे हों या जम्मू कश्मीर में रह रहे हों, कहीं भी रह रहे हों, किसी भी धर्म को मानते हों, कोई भी आपका लिंग हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा अधिकार है जो सभी वयस्क नागरिकों को मिला हुआ है बिना किसी मतलब की भेदभाव के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी वाला, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं सरकार के कितने अंग हैं आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है? 2, 3, 4, 5। तो जाहिर सी बात है कि 3 अंग हो जाएंगे। अभी हमने ऊपर देखा ना कि सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, तो ये विधायिका का काम क्या है? यह कानून बनाने का काम करती है। भारत में जो संसद है ना, वो विधायिका का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है। दूसरे कौन है? कार्यपालिका, तो ये कानून को लागू करने वाली संस्था है। भारत में जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है ना, वो कार्यपालिका के प्रमुख अंग माने जाते हैं। तीसरा क्या है? न्यायपालिका, और जो न्यायपालिका है ये क्या काम करती है? कानून की व्याख्या करने वाली और न्याय प्रदान करने वाली संस्था के रूप में जानी जाती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का प्रमुख अंग माना जाता है। और याद रखिए कि ये जो 3 अंग है ना, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे पर अपनी जो नज़रें हैं ना वो गड़ा के रखते हैं। कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करने पाए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब चूंकि कल मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है, 2 क्लासेस मैंने कंसेप्ट की ली है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आप उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप यूँ चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे। कह रहे हैं कि राज्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शंस क्या है? राज्य सरकारें, मैंने कल ही बताई हुई है कि राज्य का मतलब आप राज्य सरकार से मत लगाने लगिएगा कि यूपी, एमपी वगैरह वगैरह, नहीं। केंद्र सरकार, तो ये भी नहीं होगा। एक राजनीतिक संस्था या फिर देश की न्यायपालिका। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि एक राजनीतिक संस्था। तो राज्य क्या है? तो राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है भैया जिसमें यानी कि एक ऐसा भू क्षेत्र या एक ऐसा फिक्स एरिया जिसमें जनसंख्या हो, उस जनसंख्या के द्वारा उस क्षेत्र की चुनी गई सरकार हो, और कैसी सरकार हो? संप्रभु हो, अर्थात अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है ना, तो एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसी जगह की बात की जा रही है जिसका एक फिक्स लैंड हो, जिसका एक फिक्स जनसंख्या हो, और उस जनसंख्या के द्वारा वहाँ पे चुनी गई सरकार हो और वो सरकार संप्रभु हो। ऐसी जो संस्था है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं राज्य। तो को भारत देश एक राज्य है कि नहीं? तो हाँ भैया, भारत देश वर्तमान में एक राज्य है। क्या भारत देश जब मतलब कि ब्रिटेन का उपनिवेश था तब वो राज्य था? तो नहीं, वो राज्य नहीं था। उसके पास लैंड भी था, गवर्नमेंट भी थी, क्षेत्र भी था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास संप्रभुता नहीं थी। वो अपने मामलों को निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं थी, इस वजह से उसे राज्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, यानी कि अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को अंतरात्मा कहा जाता है? अभी कल ही बताया है कि अगर भाग आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा
कि मौलिक अधिकार अर्थात भाग 3, ठीक है, मौलिक अधिकार अर्थात भाग 3 जो है उसे अंतरात्मा कहा जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि अंबेडकर जी के अनुसार किसको कहा जाएगा, तो आप बताइएगा संविधान का अनुच्छेद 32। अगर वैसे ही कोई पूछ ले कि संविधान की अंतरात्मा या संविधान की आत्मा क्या है, तो आप कहना प्रस्तावना, ठीक है। तो सारे जो एक एक पॉइंट्स है ना, उसको कनवा खोल के सुनना है, ऐसे ही मत सुनिए बैठ कर के प्रवचन हो रहा है सुनते चलो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें, ऑप्शंस क्या हैं, राज्य सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देता है, या फिर राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, तीसरा कह रहे हैं राज्य केवल एक विशेष धर्म को बढ़ावा देता है, चौथा है राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो आप देखेंगे, देख के आपको लगेगा कि सभी के सभी तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे परफेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को अपने राजकीय धर्म के रूप में मान्यता ना दी गई हो, तो आप समझिए कि वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया हमारा पड़ोसी पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इस्लामिक कंट्री ऑलरेडी घोषित कर लिया है। संविधान सभा में खड़े होकर के जो हमारे मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, उन्होंने कहा था कि भैया भारत जो है ना वो हिंदू पाकिस्तान नहीं बनना चाहता। तो ये हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने का मतलब क्या है कि हम लोग पाकिस्तान की तरह अपने आप को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित करना चाह रहे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ये एक पॉइंट दिया हुआ था, मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इस वजह से आपको भी बता रहे हैं। चलिए, हालांकि ये सब देख लिए, फिर भी देख लीजिए। देखिए ये तस्वीर दिखाई गई है, कब की है, तो 24 जनवरी 1950 की है। संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं ना, वो अपनी आखिरी बैठक में एक मतलब प्रति अर्थात कोई कागज़ है उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप चित्र में आप एक दूसरे को पहचान लीजिए, आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ देख लीजिएगा। हमें ये ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है हमारे BPSC TRE 1 जो हुआ था ना उसमें, तो इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ इसको। तो उससे आपको क्या मिलेगा कि जो जयराम दास दौलत राम थे, वो हमारा उस टाइम पे क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री थी। डॉक्टर जान मथाई वित्त मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल जो है ये उप प्रधानमंत्री थे। और जो जगजीवन राम जी हैं वो श्रम मंत्री थे। यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था BPSC TRE 1 में कि जो श्रम मंत्री थे ना, वो हमारी जो पहली कैबिनेट बनी थी उसमें कौन श्रम मंत्री थे, तो याद रखिएगा जगजीवन राम जी थे, ठीक है। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस, ठीक है। हमने जो अपना क्लास 8 का संविधान वाला टॉपिक कंप्लीट किया हुआ था ना, उसका हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिया। और क्लास 8 की जो पॉलिटी है वो हम ऐसे ही कवर करेंगे। पहले उसका सारे कंसेप्ट आपको समझाएंगे, उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। मतलब हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं SST, तो फिर आप मतलब ऐसा प्रिपेयर करके जाइए कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, कंसेप्चुअल पूछ ले, फैक्चुअल पूछ ले, तो बस पूछ ले भैया, हम उसको फोड़ के आएंगे। तो हम इस नियत से यहाँ पे अपनी जो मतलब कि SST है वो कंप्लीट करा रहे हैं। लेकिन अफसोस कि आप लोग इसको मतलब इसमें दिलचस्पी ही नहीं ले रहे हैं। पता नहीं आप लोग ऐसा क्या खोज रहे हैं, कौन सा मसाला खोज रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, कौन सा मसाला चाहिए आपको। चलिए फ़िलहाल के लिए ये रही आज की अपनी वीडियो। अगर 2-4 लोग भी हमारी पूरी वीडियो को देखेंगे, पूरी वीडियो को अच्छे से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, एग्ज़ाम उनका हमारी वीडियो से क्लियर होगा, तब भी हमें लगेगा कि हाँ ठीक है, हमने जो किया कम से कम अगर उससे एक व्यक्ति का भी भला हो रहा है तो वही सही है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।